किसानों के बीच केन बेतवा से लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय, अटल जी का जो सपना था वो भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर पूरा होगा। मैं उन्हें पुनः एक बार बधाई देता हूं और मध्य प्रदेश की आम जनता को भी शुभकामनाएं। 1 वर्ष पूरे होने पर सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो 1 वर्ष के अंदर जो हुआ है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी आज आपके माध्यम से जनता के बीच रख रहे हैं। मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि आप संबोधित करें। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे मीडिया के प्रभारी जी, इस अवसर पर आप सब, जब मैं 1 साल की उपलब्धि की बात कर रहा हूं तो ये भी समसामयिक होगा, थोड़ी सी बात आज की भी बता दूं। आज 7 उपचुनाव नगरीय निकाय के पार्षदों के आए और 6-1 से भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई दे रहा हूं इस मामले में। एकमात्र बैतूल छोड़ दूं तो रीवा, ग्वालियर, गुना, अनूपपुर, रायसेन, मंडला, अर्थात एक तरह से ये समग्र प्रदेश की विभिन्न नगरीय निकाय के उपचुनाव थे जो हमारा अपना विश्वास कायम रख रहे हैं। मुझे इस बात का आनंद भी है और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के कुशल संगठन के नेतृत्व और सरकार के ऊपर विश्वास जनता का, ये उसका परिलक्षण है, प्रतिछाया है। वैसे तो माननीय वीडी शर्मा जी ने सारी बात कह दी, मैं भी इसमें दोहराना के थोड़ी सी आउटलाइन पे बात कर लेता हूं। सबसे अच्छी जानकारी आप ही के पास है, सबके पास है, मैं उसको केवल स्मरण कराऊंगा। अब मैं उसमें दोबारा क्या बोलूं, लेकिन ये एक शुरुआत करता हूं कि हम सबके सामने यशस्वी प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तत्कालीन समय कहा था कि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए उसके अपने उपलब्ध संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग होना चाहिए और ऐसे में जलराशि का उपयोग होना चाहिए। तो उन्होंने नदी जोड़ों की कल्पना दी थी और नदी जोड़ों के माध्यम से एक बड़ा विराट उनका अपना दर्शन था। सच मानो तो उस समय कई लोगों को लगा भी था कि ये संभव है क्या, ये तो प्रकृति जन्य है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन इसी बात को यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दोबारा जब हमारी मीटिंग ली और उन्होंने कहा कि मोहन जी ये बहुत अच्छा उम्दा आइडिया है, इस पर बढ़ना चाहिए और हमारे राज्यों के अंदर कतिपय कारणों से ये उलझते हैं मुद्दे बिना बात के, और ये जल तो अपने आप रोको, उपयोग करो, अच्छी बात है, अन्यथा उसका अपनी गति है, वो समुद्र से जो उनका नियत मिलन स्थल है वहां तक जाएगा, लेकिन लोगों की जिंदगी बदल सकता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैंने भी उस बात को, उनकी बात को गौर से समझते हुए हमने कहा कि अड़चन क्या है, उलझन क्या है। उस उलझन को समझते हुए पहले हमारे पास एक प्रोजेक्ट था केन बेतवा। अब केन बेतवा से शुरू करता हूं। केन बेतवा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज जी के समय भी वो हमारा प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया था, लेकिन फॉरेस्ट की लैंड टनल के कारण से, उसकी लागत बढ़ने के कारण से और आपस में कुछ विभागों के तालमेल के कारण से भटक रहा था। हमने इसको गंभीरता से आगे लिया और रिजर्व फॉरेस्ट का जो इलाका था उसमें टनल बना करके और पूरे प्रोजेक्ट पे दोबारा 3-4 मीटिंग हमारे यहाँ की, और जो उसकी लागत, ये बात सही कि बड़ी लागत बढ़ रही है और केवल 10% राशि हमारी लगेगी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की, बाकी 90,000 करोड़ की राशि भारत सरकार देने वाली। तो ऐसे में पहले जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत जी थे, बाद में अभी पाटिल जी है, CR पाटिल जी के साथ हमारी 3-4 मीटिंग हुई। मुझे इस बात का संतोष है, न केवल हमने समस्या का समाधान किया बल्कि सीमित समय में उसके टेंडर लगा करके आज आपके बीच में डिस्क्लोज कर रहा हूं, यहीं से बात शुरू करूंगा। यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में अटल जी की जयंती के अवसर पर, अटल जी का जब शताब्दी वर्ष चलेगा तो हम ये उनकी जन्म जयंती के अवसर पर एक बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को देंगे और देशवासियों के सामने अटल जी का वो स्वप्न साकार होते दुनिया में पहली बार दिखाई देगा कि नदी जोड़ों का हमारा अभियान प्रारंभ हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हमारे लगभग 11 जिले हैं। जो आपकी जानकारी में है, आप
केवल बुंदेलखंड वो इलाका था जो सदैव अपनी वीरता, धीरता, गंभीरता और हर काल में अपने आप को हर दुश्मन के सामने डट करके सीना ठोक करके खड़ा है, जहां के लोगों ने अपने खून को पानी समान लड़ करके जान गंवाने में क्षण भर की देर नहीं की, लेकिन प्रकृति की मार के कारण से पूरा क्षेत्र गरीब था। मुझे इस बात का संतोष है, हमारे 11 जिले और बाकी के उत्तर प्रदेश के जिले इसके माध्यम से कुल मिलाकर के 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हम ये सिंचाई करेंगे, जिसमें छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा, सागर ऐसे करके 8.11 लाख हेक्टेयर हमारी ये सिंचाई क्षमता बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश की 2.51 लाख हेक्टेयर उनके अर्थात पूरा बुंदेलखंड इस पानी से सरसब्ज होगा। इसके अलावा पेयजल की सुविधा अलग मिलेगी। 25 तारीख के दिन माननीय मोदी जी ने इसमें आने की स्वीकृति दी है। हमारे लिए दोपहर 1 बजे इसका बड़ा भव्य आयोजन छतरपुर जिले में किया जाएगा। दूसरा एक उसके पहले का 20 साल से लगभग एक पार्वती, काली सिंध, चंबल ये 3 नदियों का लिंक योजना का प्रस्ताव राजस्थान सरकार के साथ उलझा हुआ था। इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हमारे यहाँ से भी आपत्तियां थी, राजस्थान को भी कुछ मंजूर नहीं था। जो भी कुछ कारण रहे होंगे, कुछ हमारी विरोधी विचारधारा की सरकारें थी, परस्पर होने के कारण से अटका रही थी, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये पीकेसी योजना के तुरंत लागू होने से हमारा ये उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश अर्थात श्योपुर से लगा करके आगर तक के ये जो हमारे 11 जिले हैं शिवपुरी, गुना, श्योपुर, सीहोर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, आगर, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर, मुरैना, ये सारे जिले तीनों नदियों के जुड़ने से इनकी पूरी स्थिति बदलने वाली। और एक तरह से ये चंबल का हमारा जो बेल्ट है, अपनी पानी की उपलब्धता के कारण से न केवल कृषि क्षेत्र में बल्कि आबादी के क्षेत्र के साथ साथ औद्योगिक निवेश की दृष्टि से बहुत आदर्श क्षेत्र बनेगा। तो मैं मान के चलता हूं कि इस नदी जोड़ो अभियान में हमने माननीय आपको ध्यान में होगा, हमने मुख्यमंत्री को यहाँ आए भी थे, माननीय भजन लाल जी, हम वहां राजस्थान गए, माननीय पाटिल साहब जी के साथ बैठे और मुझे इस बात का संतोष है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में मैं स्वयं जयपुर में जाकर के प्रधानमंत्री जी के सामने हमारे दोनों राज्यों का एक तरह से सहमति देते हुए इस योजना पे आगे बढ़ते 70,000 करोड़ की इस नई परियोजना को भी प्रारंभ कराएंगे। उपलब्ध जलराशि के आधार पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बड़ा आश्चर्यजनक भी लेकिन ये ध्रुव सत्य है। मध्य प्रदेश जलराशि के मामले में अब आमतौर पर जलराशि की बात करते तो हिमाचल दिखता है, हिमालय में हमको गंगा जी, यमुना जी, बड़ी बड़ी नदियां उनकी जलराशि, लेकिन इस समग्र जलराशि की सभी नदियों का आकलन अगर करें, सोन से लेकर नर्मदा तक और बाकी सब नदियों को जोड़े तो मध्य प्रदेश कम नहीं है, उनसे 21 है। ये बड़ा आश्चर्य की बात है, लेकिन अपनी नदियों की जलराशि का सही उपयोग कर ले तो इस दिशा में हमको और आगे बढ़ना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सपना और दिया है, हमने उस पर भी काम किया है। राज्यों से नदी जोड़ो वो तो होना ही चाहिए, हाँ, लेकिन हमारा भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, तो अपने राज्य की अंदर की नदियों को जोड़ने के प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं। तो राज्य के अंदर की नदी जोड़ो अभियान को हमने हाथ में लिया है और इससे हमारी दोनों तरह की कठिनाइयों को देखा गया कि एक तरफ जैसे इंदौर से निकलने वाली कान नदी, जिसको कोई खान भी कहता, कान भी कहते हैं, खान नदी आमतौर पर छिपराजी में आकर के हमारे मूल नदी के धारा को प्रभावित करती है। उसमें इंदौर का कई बार ये जो सीवर का पानी वगैरह मिलता है तो उज्जैन का पानी गंदा हो जाता है। तो ऐसे में इस नदी को उज्जैन से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक डक्ट के माध्यम से पूरी की पूरी नदी पलटा करके गंभीर नदी की डाउन स्ट्रीम है, ऊपर में हमारा डैम बना तो वो नीचे पूरी खाली जगह है, तो ये पानी पूरा वहां शिफ्ट करते हुए और उद्योगों को भी देंगे शुद्ध करके। और ये जो हमारी लगभग 1980 के बाद से हमारे हर कुंभ में हमने छिपराजी के जल से स्नान नहीं करा पाए, क्योंकि हमारी वर्षा गर्मी में सिंहस्थ आता है। 80 का सिंहस्थ हमने गंभीर से कराया, 92 का सिंहस्थ हमने गंभीर से कराया, 2004 का सिंहस्थ हमने गंभीर नदी से कराया, 2016 में गंभीर भी कम पड़ गया तो नर्मदा जी से कराया। तो साधु संत सहित सबकी मांग रहती थी कि हम स्नान करने छिपराजी में आते और छिपराजी का जल नहीं मिलता। मुझे इस बात का संतोष है, हम वो अपना जो अशुद्ध पानी अलग करके न केवल छिपराजी का पानी के संग्रह की हमने योजना बनाई कि वर्षा जल को संग्रहित करके ये भी अच्छा प्रयोग पहली बार कर रहे हैं। और ये पहला साल आप लोगों की सहभागिता
के साथ विकास के लिए समर्पित रहा है। कल ही 13 दिसंबर के दिन हमारी सरकार ने शपथ ली थी और इस 12 महीने में हमारी सरकार ने विकास के अनेकों आयाम स्थापित किए हैं और इस एक साल को हमने विश्वास का साल घोषित किया है। और पिछली कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से विश्वास का संकट था, आप लोगों के साथ पूरे प्रदेश को मालूम है। कांग्रेस की सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में किए लगभग सभी वादों से मुकरते हुए लोकतंत्र को ही भरोसे में डाल दिया था और छत्तीसगढ़ के साथ धोखा करने का काम किया था। ये एक बड़ी चुनौती थी और हम लोगों ने, हमारी सरकार ने पिछले एक साल में इस विश्वास को कायम करने का प्रयास किया है। और आज जब एक साल पूरा होने को है तो उसके एक दिन पहले आज हमारी पूरी सरकार, हमारे दोनों यशस्वी डिप्टी सीएम और हमारे ऊर्जावान मंत्रीगण और हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आप लोगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देने के लिए, उनका जो आशीर्वाद पिछले विधानसभा में हमारी भारतीय जनता पार्टी को मिला, उसके लिए उनका धन्यवाद करने के लिए आज यहाँ पर एकत्र है। और ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि पिछले 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने मोदी की गारंटी पर विश्वास किया और हम लोगों को बड़ा जनादेश देकर सरकार में बैठाया। तो हम लोगों ने भी जो मोदी की गारंटी में वादा किए थे, यहाँ की बहनों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के युवाओं को, जो गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे और कमजोर वर्ग के लोगों को सहयोग करने के लिए जो भी वादा किए थे, इस एक साल में उसको पूरा करने का सौभाग्य हमारी सरकार को। प्रकटीकरण का काम किया है। किसान कल्याण के कामों की माननीय हमारे पीडी शर्मा जी ने बात कही है कि हमने साइबर तहसील के माध्यम से पहली बार दस्तावेज पंजीकरण देश के अंदर पहली बार हुआ है। इधर आप रजिस्ट्री कराएंगे, इधर अपने आप पटवारी, वो ग्वालियर में हो, रीवा में हो, सागर में हो, इंदौर में हो, रायसेन में हो, अपने आप यहीं से साइबर तहसील के आधार पर अपने आप नाम चढ़ जाएगा। आमतौर पर ये दो विभाग अलग अलग है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट अलग है, पंजीयन विभाग अलग है, लेकिन इधर अपन कराएंगे और हो जाएगा। और केवल रजिस्ट्री नहीं, बंटवारा परिवार के अंदर भी होता है। संपत्ति का, परिवार का बंटवारा होगा तो बंटवारे में भी सही तरीके से उसके खसरा खतौनी से लेकर के नक्शे के अंदर तरतीब कराने तक का सारा काम उसके अंदर होने वाला है। इसी प्रकार से श्री अन्न को लेकर के 1000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से हमने अपने किसान भाइयों को श्री अन्न रानी दुर्गावती योजना के आधार पर इसका हमने मदद करने का प्रयास किया। गेहूं के आधार पर 125 रुपया बोनस का हमने घोषणा की है, मुझे इस बात का संतोष है। सोयाबीन को 4,892 रुपये देने से लगा करके किसानों को लेकर के खासकर ये नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से सिंचाई की जो सुविधा उनको मिलेगी। एक और आपकी भी बात जानकारी देना चाहूंगा, इसके साथ ही बोल देता हूं कि अभी हमने अपनी किसानों को अपने पैरों पे खड़े होकर के उनकी जीवन में जो सबसे बड़ी कष्ट है, एक तो बिजली और एक पानी के लिए हम नदी जोड़ो अभियान पे काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ किसानों के लिए हमने निर्णय किया है कि किसान को अपनी बिजली स्वयं की मिले, इसलिए जिनके टेम्परेरी कनेक्शन है 1 लाख किसान, उनको सबको सोलर पंप दे करके उनकी हमेशा के लिए बिजली की उनकी उपलब्धता, और वो भी सोलर पंप के माध्यम से, केवल वो अपना रेगुलर कनेक्शन से, क्योंकि टेम्परेरी है तो रेगुलर कनेक्शन मिलता नहीं, लेकिन पूरे साल बिजली मिलेगी। ये सोलर पंप देने का हमने 1 लाख किसानों को निर्णय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। किसानों की दृष्टि से हमने और बहुत सारी योजना बनाई है, खास करके अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्रियल बेल्ट में एथेनॉल से लेकर के दूसरी फूड इंडस्ट्रियों के लिए हम ला रहा था कि किसानों के उत्पाद के आधार पर उनकी अपनी फसल का ठीक से लाभ मिले।
मैं युवाओं की दृष्टि से बात करूं कि हमने शुरुआत तो की है विक्रम विश्वविद्यालय और बाकी विश्वविद्यालयों में आमतौर पर कुलपतियों को कुलपति कहते थे, तो खास करके बहनें जब कुलपति बन जाती, ऐसे में मेरा अनुभव मैंने सुना था। एक बार इंदौर में मैं था, हमारी एक प्रोफेसर वहां की कुलपति थी, उनके पति आए कि आपके कुलपति का मैं पति हूं। थोड़ा मेरे को बड़ा ऐसा लगा कि ये कैसी भाषा है, क्या बात है। तो मैंने उस समय तो कुछ नहीं बोला, आकर के फिर मैंने कहा देखा देश भर में क्या इसका निदान हो सकता है। तो ध्यान में आया कि महाराष्ट्र के लोग कुलपति को कुलगुरु कहते हैं। तो हमने कहा ये मॉडल हमारा यहाँ चलेगा। तो हमने संशोधन करके कुलपतियों को कुलगुरु कहा है। तो कुलगुरु करते ही हमारे लिए गुरु परंपरा, गुरु मतलब अंधकार से प्रकाश की ले जाने वाला मार्ग, उस परंपरा में हमने कुलगुरु करके, आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे विश्वविद्यालय में निजी और सरकारी सभी विश्वविद्यालय में कुलगुरु कर दिया। अब लगातार हमारे यहाँ राज्य स्तरीय रोजगार के आपके 60 लाख युवाओं को 5,000 से अधिक लगातार स्वरोजगार के लिए भी हम ऋण दे रहे हैं। और ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं पूरे प्रदेश में, खास करके रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से। जो सरकारी पद है वो तो हमने कहा ही है कि 1 लाख लोगों को तो तुरंत देंगे, लेकिन 2.5 लाख लोगों को हम सरकारी नौकरियां भी देंगे। लेकिन उसके समानांतर जो जिस प्रकार के स्वरोजगार के अपने प्रकल्प के साथ इंडस्ट्री में काम करना चाहते, तो लगभग हमारे यहाँ 4 लाख करोड़ के निवेश के साथ 3 लाख युवाओं को रोजगार के लिए अवसर मिलेंगे। ये इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आधार पर हमारी सरकार ने इस पे काम किया। युवाओं के लिए एक्सीलेंस कॉलेज, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज हमारी कल्पना जो नई शिक्षा नीति को लेकर है, 55 ही जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज चालू कर दिए। और पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में भी खास बात ये रखी है कि हमारी बहनों को, जैसे मैं अकेले उदाहरण देता हूं कि 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर से कोई स्कूटी से आती है, कोई ऑटो से आती है, भाई हमारा कोई गाड़ी मोटरसाइकिल आता है, केवल 1 रुपए रोज में, बजाय वो 50 रुपए 100 रुपए का पेट्रोल जलाए, हर पीएम एक्सीलेंस कॉलेज को बस हमने दी है। बस से कॉलेज में आने जाने का हम भी अपन सब पढ़े, कभी सोचते नहीं थे कॉलेज में कोई बस देगा। प्राइवेट किसी कॉलेज में देते तो मालूम नहीं, मैं तो सरकारी कॉलेज में पढ़ा हूं, तो कभी सपना रहता था कि सरकारी कॉलेज कोई अपने बच्चों को लाने ले जाना करेगा विद्यार्थी को। लेकिन मुझे संतोष है कि 55 ही जिलों में 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में हमने ये प्रबंधन किया है कि आने जाने के लिए हमारे विद्यार्थियों को उसकी लाभ मिले, उस आधार पर वो अपना इसका लाभ उठाएंगे। हमने बीएससी एग्रीकल्चर, माननीय हमारे वीडी जी हैं, हमने कहा कि कृषि आधारित प्रदेश है, तो कृषि आधारित प्रदेश में कम से कम खेती बागवानी वो अपने खुद की कर ले। तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए ये सभी दायरों को थोड़ा सा अपने सरकारी मापदंड के आधार पर निर्धारित करते हुए, जो भारत सरकार की गाइडलाइन, हमने बीएससी एग्रीकल्चर को सभी शासकीय विश्वविद्यालय और अच्छे एक्सीलेंस वाले जो कॉलेज है वहां तक लेकर के कृषि संकाय के आधार पर भी लोग अपना काम धंधा करें, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए डेयरी की से जुड़ी हुई तकनीक के आधार पर ये भी इसके कोर्स को हमने जबलपुर के बाद इसको अन्य विश्वविद्यालय में ले जा रहा है धीरे धीरे करके। अर्थात रोजगार पर सभी कोर्स, बीएससी नर्सिंग से लेकर के पैरामेडिकल तक, ये आपने गौर किया होगा, हमने कहा केवल एक विश्वविद्यालय परीक्षा करा रहा, तो आपको ध्यान में जबलपुर में कठिनाइयां आई है, कई साल से कोर्ट कचहरी हुई है। तो पहले मेडिकल कॉलेज की जबलपुर की यूनिवर्सिटी नहीं थी, उसके पहले सारे विश्वविद्यालय अपनी अपनी परीक्षा कराते थे, उनका अपना सेटअप बना हुआ था। हमीदिया का अपना यहाँ का यूनिवर्सिटी एग्जाम कराती थी। इससे पहले जहां के विश्वविद्यालय अहिल्या अपने इंदौर मेडिकल कॉलेज की वो खुद परीक्षा कराती थी, नर्सिंग पैरामेडिकल। हमने वो वापस उस तरह में बढ़े, और ये नई शिक्षा नीति इस बात को प्रोत्साहन भी देती है कि हमको हमारे सभी बच्चों को समान विश्वविद्यालय, अब समान केवल लॉ की छोड़ करके सारे कोर्स के सभी विश्वविद्यालय में दायरे में आना चाहिए। हम इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विद्यार्थियों के लिए अंक सूची, उनके अपने ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी, ये सब ऑनलाइन कर दी है। कोई अभी वो अपना जमाना गया कि सबको अपन मार्कशीट संभालते फिरो, कोई गुम हो गया तो दिक्कत आ रही, दोबारा बनाना। डीजी लॉकर के माध्यम से सभी युवाओं के लिए पूरे प्रदेश में अपने दस्तावेज का जहां से भी लोग केवल अपना लाभ खोलोगे, आप दस्तावेज किसी को भी बता सकते हो। तो ये जो बीच की जो गड़बड़ियां होती थी उससे बाहर ला करके सने सने धीरे धीरे सभी विश्वविद्यालय में लागू कर रहे हैं। इसी प्रकार से पोर्टल में पंजीयन, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, जो बच्चा एडमिशन लेगा सबका दस्तावेजीकरण के आधार पर भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार को भी जानकारी रहेगी। किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी कॉलेज में, कोई भी कोर्स में कोई भी एडमिशन लेता है, उसकी जानकारी होने से जो बीच की शिकायत आती थी पहले, वो सारी शिकायत निर्मूल होगी।
मुझे इसके अलावा महिला सशक्तिकरण की, जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि लगभग 35% आरक्षण पूरे देश में सबसे ज्यादा हमारी सरकार ने चालू किया। 33% का भारत सरकार का नियम है। अपने यहाँ 26 लाख लाडली बहनों को 450 रुपया गैस रिफिलिंग का हम उनको दे रहे हैं। लाडली बहनों को 1.29 करोड़ मतलब 1.29 लाख बहनों को अभी तक 19,212 करोड़ रुपया हमने राशि का अंतरण किया। आपकी जानकारी, जब से सरकार बनी थी सब कह रहे थे कि भाई ये चल नहीं पाएगी, ये लोड पड़ेगा, फाइनेंशियली तकलीफ है, ये हो नहीं पाएगा। हमने ये बात जरूर मानते हैं कि इसका लोड पड़ रहा है, लेकिन लोड पड़ने के साथ साथ सरकार आय के साधन बढ़ाती जाए अपने पैरों पे अपनी वित्तीय व्यवस्थाओं को खड़ा करने के लिए। जब आप आय बढ़ाओगे तो स्वतः ही इन सारी व्यवस्थाओं को संचालित करने में आप समर्थ हो जाते हो, सक्षम हो जाते हो। तो स्वाभाविक रूप से हमने इस दिशा में काम किया है कि हमारी सारी जन कल्याणकारी योजना, खास करके बहनों की योजनाओं को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। महिला उद्यमियों को हमने 850 एमएसएमई इकाइयों में 275 करोड़ की राशि का सीधा अंतरण किया। डीबीटी का हमने सिस्टम इसमें भी लाए कि केवल गरीब कल्याण के डीबीटी नहीं होना चाहिए। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, उसकी भी राशि का अगर उसका हक बनता है तो सिंगल क्लिक से उसके खाते में भी सीधे सीधे पैसे पहुंचना चाहिए। क्योंकि जब हम निवेश की बात कर रहे हैं तो हमको पारदर्शिता के आधार पर इन सारी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्था में बदलना चाहिए। सैनिटेशन और हाइजीन योजना में 19 लाख बहनों को, बालिकाओं को 57 करोड़ की राशि सीधे सीधे उनके खाते में हमने डालने का प्रयास किया। ऐसे आहार योजना से लेकर बहुत सारी योजनाओं पे विस्तार से आपको दस्तावेज मिलेगा जिस पे अपन बात करेंगे। मैं उद्योग निवेश के संबंध में तो दोहराने चाहूंगा कि अभी इस जनवरी तक हमारे करीब करीब सभी संभागों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो जाएगी, लेकिन 2025 का तो पूरा वर्ष हमने उद्योग वर्ष के रूप में ही मनाने का निर्णय किया। अर्थात संभाग से भी हम नीचे ले जा करके सभी जिलों तक औद्योगिकरण की इस अभियान में सबको सहभागी बनाना चाह रहे हैं। हर एक कोई किसी भी सेक्टर में निवेश करना चाहे। परमात्मा की दया से मध्य प्रदेश के अंदर भूगर्भ संपदा, वन संपदा, जल संपदा, भौगोलिक भूमि पर्याप्त है। ऐसे में हम अलग अलग प्रकार के, पहला हमारा चरण है अपने स्थानीय उद्योगपति जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो अपना काम करें, उनके काम को बढ़ाए। दूसरा, एक काम से दूसरे काम में जो जाना चाहते हैं उसको भी मदद कर रहे हैं। तीसरा, इसके अलावा देश के अंदर के बाकी उद्योगपति जो अपने अलग अलग बड़े बड़े ब्रांड नाम से काम कर रहे हैं वो आकर हमारे प्रदेश में काम करें, हम उसको भी मदद करने को तैयार है। चौथा, इसके अलावा कोई विदेश के बैठे हुए निवेशक है वो भी आना चाहे तो समान रूप से हम इस पे पूरे पे काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि लगभग इसी आधार पर 4 लाख करोड़ का, जैसे मैंने पहले अपना उल्लेख किया, और इसके लिए हमने उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम और अगले महीने 16 तारीख को हम शहडोल संभाग की करेंगे। फिर भोपाल में पहली बार ग्लोबल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी समय अपनी अनुमति दी है। वो 24 फरवरी को हमारे यहाँ ये कॉन्क्लेव होगी जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं शामिल होंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि एक तरह से हमारे पास ये 3 महीने का रोडमैप अभी तैयार हुआ जिसमें प्रधानमंत्री लगातार हमारे पास इन कामों से जुड़ेंगे। लेकिन इसके लिए भी हमने अपने संभाग में भी की, लेकिन मुंबई, बेंगलोर, कोयम्बटूर, कोलकाता और अब बाकी राज्यों के अलग अलग ऐसे निवेश की बड़ी संभावना के महानगरों में जाकर के भी हमारे अधिकारी वहां रोडमैप करके अपनी सारी चीजों की, अपनी पॉलिसियों के बारे में बात कर रहे हैं जिस आधार पर बड़े पैमाने पे लोग आकर्षक हो रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि निवेश प्रोत्साहन का ये पूरा अभियान हमारे सारे कामों पे सबसे उत्साहवर्धनक है, जो किसी भी राज्य की आर्थिक समृद्धि के लिए एक पर्याप्त और एक ठोस काम है जिस पे हमको बढ़ना चाहिए। मुझे इस बात का भी आनंद है कि हमारी समृद्ध हो रही संस्कृति पे भी हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम एक तरफ भगवान राम के श्री राम वनगमन पथ की पर काम कर रहे हैं तो दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण के भी पाथेय योजना पे काम कर रहे हैं। अर्थात बदलते दौर में आजकल हमारे पर्यटन के साथ साथ धार्मिक पर्यटन के आधार पर भी रोजगार की बड़ी संभावना है। इसलिए समान रूप से युवाओं को, स्थानीय निवेश को या अलग अलग प्रकार से कहीं न कहीं सबकी वित्तीय व्यवस्था के लिए पूरे देश के बाहर के लोगों को भी हमारे यहाँ के तीर्थ स्थान, अब छोटी सी बात है, भगवान कृष्ण का जैसे ही हम उनकी तीर्थ की बात करते हैं तो एकदम मथुरा क्लिक होती है या द्वारका क्लिक होती है, लेकिन जो मथुरा का महत्व है, जो द्वारका का महत्व, वो उज्जैन का महत्व, वो इंदौर की जाना पाओ पहाड़ी का महत्व है, या रुक्मी के साथ भगवान कृष्ण ने धार के पास अमजेरा में युद्ध किया है, वो उनका अपना चिन्ह है। केवल समाज के सामने स्थापित करने की जरूरत है। या गरीबी अमीरी के दोनों का नारायण धाम है जहां भगवान कृष्ण ने रात गुजारी थी अपने मित्र
सुदामा के साथ, इन स्थानों को तीर्थ बना करके इनकी जानकारी सबके बीच जुटाने की जरूरत। तो सालाना हमने कुछ कार्यक्रम भी निश्चित किए, खाली बोलने से बात नहीं बन रही, इसलिए हमने गीता जयंती भी की। अगर आप कल्पना करें कि भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद अगर शिक्षा ग्रहण करने मध्य प्रदेश नहीं आते, उज्जैन नहीं आते, तो क्या पवित्र ग्रंथ गीता मिल सकता था? मैं नहीं मानता हूं कि ऐसा नहीं होता, लेकिन यह भी हो सकता है कि थोड़ी कठिनाई आती। लेकिन आज उनके आचार्य सांदीपनी में आकर के जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, ये आचार्य जी का अपने शिष्य के माध्यम से दुनिया में हमारी शिक्षा गौरवान्वित हुई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। सुशासन के लिए आपने सबने देखा ही है, साइबर तहसील से लगा करके हमने प्रयास किया था। आपको मालूम है कि यहाँ बीआरटीएस से दिक्कत आ रही थी, ये बीआरटीएस को हमने हटाने का काम किया। इंदौर में भी हमने कहा, कोर्ट के सामने प्रस्ताव रख रहा है कि भाई अगर समय के साथ बदला माहौल तो हमको जनता की सुविधा की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमने कहा अनियमित और अनियंत्रित लाउड स्पीकर, खुले में मांस मदिरा, ये जो चल रहा था इसको हमने रोकने का प्रयास किया है। नामांतरण बंटवारे की बात की है, ई पंजीयन चालू करा, ई स्टैंपिंग चालू किया, संपदा 2 चालू किया। चिकित्सा क्षेत्र में भी हमने लगातार काम किया। आपको ध्यान होगा तो शपथ लेते ही हमने अपने 2 मंत्रालयों को इकट्ठा किया। हमने कहा स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्रालय एक होना चाहिए। पूरे दुनिया में ऐसा ही एक ही जगह होता था, केवल हमारे कुछ राज्यों में ही है कि स्वास्थ्य मंत्रालय अलग, स्वास्थ्य चिकित्सा अलग। ऐसे में 2 जगह हॉस्पिटल लाओ, 2 जगह स्टाफ लाओ, बहुत सारी संकट होते थे। आज इस बात का इस संतोष है कि हमारे एक मंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी दक्षता से काम कर रहे हैं, और आप इसके आंकड़े भी देख लो। इस आंकड़े का परिणाम है कि 2004-5 के पहले केवल 5 मेडिकल कॉलेज हमारे पास थे, लेकिन आज की स्थिति में 17 मेडिकल कॉलेज हमारे चल रहे हैं गवर्नमेंट के और 13 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट स्तर के। लेकिन अब हमने पीपीपी मॉडल पे 14 मेडिकल कॉलेज लगाने की बात की और 8 निर्माणाधीन है। सब मिलाकर के 51 मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ 1 साल के अंदर हो जाएंगे। तो ये जो अपनी मेडिकल कॉलेज को लेकर के बड़ी उपलब्धि होगी पूरे देश के अंदर, इतनी तेज गति से मेडिकल कॉलेज खोलने वाला कोई राज्य नहीं है। एक तरह से हमारे से अगर संख्या के आंकड़े में देखें तो ये 37 मेडिकल कॉलेज अकेले तमिलनाडु के हैं, लेकिन उसको 75 साल हो गए बनाते बनाते। लेकिन हमारे यहाँ ये 2 साल के अंदर ये प्रगति होगी, एक तरह से ये उत्साहवर्धक है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मेडिसिटी का कंसेप्ट आया, और मेडिसिटी भी गवर्नमेंट की भी है, प्राइवेट की भी है। दोनों रूप पे समान रूप से चलने के लिए हमने कल्पना भी की और इसमें सार्थक भूमिका भी निभाई। इसका परिणाम आया कि 5 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी चलाने की हमने इस साल घोषणा कर दी, जो 5 मेडिकल कॉलेज भारत सरकार से भी मंजूरी मिल गई। लेकिन हमने 13 का संकल्प रखा, 7 मेडिकल कॉलेज अगली बार खुलेंगे। ऐसे करके जो एलोपैथिक का महत्व है वो आयुर्वेदिक का भी महत्व है। और हमारे यहाँ तो वन संपदा है, और वन संपदा में जितना इसका आने वाला समय में वेलनेस को लेकर के काम होता है, तो मेडिसिटी में हमारा आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सभी प्रकार की चिकित्सा, और एक स्थान पर वो पूरी सिटी का कल्पना लेते हुए माननीय मोदी जी की जो कल्पना उस पर हम काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने एयर एम्बुलेंस का उल्लेख किया है। एयर एम्बुलेंस भी दोनों प्रकार की है। एयर एम्बुलेंस से हमारी जहां हवाई पट्टी नहीं है वहां हेलीकॉप्टर से जाने वाले, जहां हवाई पट्टी है वहां प्लेन लेके जा रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। अब रीवा में 24 घंटे हमारा एयरपोर्ट चालू है, तो सर्वाधिक रूप से 24 घंटे हमारे एयर एम्बुलेंस चलती रहती है। अभी हमारे माननीय मंत्री प्रद्युम्न तोमर जी के भैया के लिए आपके क्षेत्र में मैं बताना चाहूंगा कि पन्ना के अंदर एक खदान अधिकारी रिटायर्ड, सुबह पति पत्नी घूमने जा रहे थे, घूमते हुए आने पीछे से ट्रक चढ़ गया, पहिया पूरा पैर उनका पन्ना में ऐसा खत्म ही हो गया था एक तरह से। एयर एम्बुलेंस आई, तुरंत उसको उठाकर लिफ्ट किया, बंसल हॉस्पिटल में भर्ती किया, भले ही उनका पैर निकालना पड़ा लेकिन जान बच गई। तो ये जो आज के जमाने में व्यवस्था है उसका केवल सदुपयोग करने की जरूरत है। मुझे इस बात का संतोष कि आने वाले समय में जब मेडिकल कॉलेज नीचे हो जाएंगे तब नीचे प्रबंधन हो जाएगा, लेकिन आज पूरे देश में सबसे पहले हमारा, और ये आयुष्मान योजना के अंतर्गत 1 रुपया भी नहीं लग रहा है। हमने कहा गरीब आदमी की जान बचाना ये हमारा काम है, तो एयर एम्बुलेंस की दोनों सुविधा ये देने का काम भी हमारे द्वारा किया गया। और आज की स्थिति में पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश 4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित करने वाला मध्य प्रदेश का अपना नंबर 1 बना है, और 70 साल से अधिक वालों को तो सीधे लाभ देना भी चालू कर दिया। स्वास्थ्य विभाग में 46,491 नए पद हमने स्वीकृत किए। ये एक बार में इतने पद कभी मंजूर नहीं किए गए। लंबे समय से ये कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से अटके हुए थे। मुझे इस बात का संतोष है। नियमित, संविदा, आउटसोर्स सब मिला के सारे पद मिलाए तो 4,000 मतलब लगभग 50,000 ही हो जाएगा। बचा क्या है? 46,400 तो 47,000 हो गए, तो ये और आने वाले समय में बढ़ी जाएंगे।
तो मैं मान के चलो इसी प्रकार से हमने कहा कि कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने अपनी उन्नति की, प्रगति की, हम आगे बढ़े, लेकिन एग्रीकल्चर से हमारी जो अधिकतम हो सकती है उसके पास हम पहुंच गए। ऐसे में हमारा ये भौगोलिक रूप से फैला हुआ मध्य प्रदेश, बड़े पैमानों पे किसानों की आय अगर हमको बढ़ाना है तो किसानों की आय बढ़ाने के लिए खेती के साथ पशुपालन पे भी बढ़ावा देना पड़ेगा। और पशुपालन को बढ़ावा देते हुए हमने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU किया है कि हमारे सभी दुग्ध संघों में नई मशीनें लाएंगे, नए दुग्ध संयंत्र लगाएंगे, सभी प्रकार की पंचायतों तक हमारे दूध उत्पादन की देश की जो हमारी क्षमता, अभी देश में हमारा कंट्रीब्यूशन 9% है, लेकिन 9% को हम 20% तक ले जाएंगे। 20% ले जा करके ये न केवल हम अपने पैरों पे खड़े होंगे बल्कि इसके माध्यम से किसानों की आय बढ़ाएंगे। इसलिए दूध के उत्पाद बने, अभी दूध के कुल उत्पाद का 2% हम उपयोग कर पा रहे हैं, बाकी अपने अलग अलग प्रकार से ही उसका उपयोग होता। तो अपनी उत्पाद की ठीक से कीमत मिले, किसानों की आय और बढ़े, इस दिशा में दूध उत्पादन का हमने ये संकल्प लिया है। और दूध उत्पादन के साथ साथ ये जो गोवंश है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने स्वच्छता नगर की बात करते हैं और स्वच्छता नगर में अगर अस्वच्छ होते तो पशु और इनके कारण से जो कष्ट होता है, इसका समाधान भी खोजने का प्रयास किया कि हमने नगरीय निकायों से, नगर निगम से चालू किया और बड़ी बड़ी गौशाला, और बड़ी गौशाला में भी जो बूढ़ी, अपाई, लावारिस इस प्रकार का गोवंश है उनको रखने की क्षमता नगर निगम के माध्यम से शासन ने वित्तीय व्यवस्था की है। और व्यक्तिगत स्तर पे केवल नगर निगम या सरकारी निकाय या गौशाला में गाय या गोपालन नहीं होना चाहिए, लोग अपने जीवन में भी रखें। इसलिए 10 से ज्यादा जो गोमाता पालेगा उसको भी अनुदान देंगे। ये योजनाओं के माध्यम से हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आए, वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो। इसलिए गौ संरक्षण को लेकर हम काम कर रहे हैं। गौशालाओं के लिए भी जो 20 रुपया प्रति गोमाता हम राशि देते थे, उसको 40 रुपया प्रति गोमाता की राशि देकर के एक तरह से हमने इस पे काम किया। घायल गाय माता के लिए हाइड्रोलिक केटल लिफ्टिंग वाहन हमने दिया है, जिसमें प्रति 50 किलोमीटर